स्टूडेंट्स, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लेने जा रहे हैं उत्प्रेरक के कुछ अन्य प्रकार। इसमें पहला आता है स्वतः उत्प्रेरक। देखो, एक रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंदर पहले हमने कोई उत्प्रेरक नहीं मिलाया, तो उस समय उस अभिक्रिया की जो गति होती है, अभिक्रिया की चलने की दर होती है, वो बहुत ही क्या होती है, धीमी गति से होती है। लेकिन जैसे ही अभिक्रिया के अंदर उत्पाद बनना शुरू होता है, क्या बोल रहा हूं मैं, उत्पाद बनना शुरू होता है, और वही उत्पाद उस अभिक्रिया के लिए अगर उत्प्रेरक का कार्य कर लेता है तो अभिक्रिया की दर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इस प्रक्रिया को ही स्वतः उत्प्रेरण कहा जाता है। देखिए क्या कहते हैं हम इसे, देखिए ऐसी अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, अभिक्रिया जिसमें पहले कोई उत्प्रेरक ना मिला हो, कोई उत्प्रेरक ना हो, तो उस समय क्रिया क्या होती है, मंद गति से संपन्न होती है। क्या होती है, मंद गति से संपन्न होती है। ठीक है, लेकिन इस क्रिया में जैसे ही क्या बने, उत्पाद बनता है। अब ये लाइन आपको ध्यान रखनी है, इस क्रिया में जैसे ही उत्पाद बनना शुरू होता है और तथा वही उत्पाद क्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य करे, क्या करे, उत्प्रेरक का कार्य करे, तो वह क्या कहलाता है, स्वतः उत्प्रेरक कहलाता है। स्वतः उत्प्रेरक कहलाता है। ये आपको इसकी परिभाषा ध्यान में रखनी है कि एक अभिक्रिया में पहले हमने कोई उत्पाद नहीं मिलाया है, लेकिन वह अभिक्रिया जैसे प्रारंभ होती है तो उस दौरान जो उसके अंदर उत्पाद बनना शुरू होता है, वही उत्पाद अभिक्रिया के लिए किसका कार्य करता है, उत्प्रेरक का कार्य करता है, तो उसे हम स्वतः उत्प्रेरक कहते हैं। और इस क्रिया के अंदर ध्यान रखिएगा, इसमें अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। ठीक है, इसका उदाहरण याद रखिएगा, ये है देखिए CH3C डबल बॉन्ड OC2H5। कल हमने लिया था जिसमें लिखा था मेथिल एसीटेट, और आज हम ले रहे हैं एथिल एसीटेट। क्या कर रहे हैं, एथिल एसीटेट। ठीक है, इसका हम करते हैं जल अपघटन। क्या करते हैं, जल अपघटन। तो ये यहां से जैसे उसमें मेथेनॉल बना था, इसके अंदर बन रहा है एथेनॉल और एसिटिक अम्ल। ध्यान रखिएगा, इसके अंदर एक तो बन रहा है एसिटिक अम्ल CH3C डबल बॉन्ड OH, प्लस साथ में बन रहा है मेथेनॉल, ये सॉरी एथेनॉल, ये है एथेनॉल और ये है एसिटिक अम्ल। ठीक है, तो अब ये क्रिया को कैसे समझ सकते हैं हम, तो यहां हमें ये ध्यान रखना है कि जैसे ही एसिटिक अम्ल बनना शुरू होता है, तो एसिटिक अम्ल क्या है, अम्ल है, माध्यम अम्लीय है, तो इसके अंदर एसिटिक अम्ल के अंदर जो आयन होते हैं H प्लस आयन, वही उसके अंदर क्या करते हैं, उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। तो इसलिए ये क्रिया कहलाती है स्वतः उत्प्रेरक। ये अभिक्रिया याद रखनी है कि एथिल एसीटेट का जल अपघटन करते हैं तो इसमें एसिटिक अम्ल बनता है, एथेनॉल बनता है, लेकिन इस क्रिया में जो ये एसिटिक अम्ल है, ये ठीक है ना, ये एसिटिक अम्ल किसका कार्य करता है, उत्प्रेरक का, और ये उत्प्रेरक का कार्य करते ही अभिक्रिया का ये क्या है, उत्पाद है। ठीक है ना, अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, बढ़ना शुरू होता है। तो ये क्रिया कहलाती है स्वतः उत्प्रेरक। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ओके, अब हम लेते हैं जैव उत्प्रेरक। देखिए जैव का मतलब होता है जैव रासायनिक अभिक्रियाएं, जो हमारे शरीर के अंदर क्रियाएं होती है, उन क्रियाओं को बढ़ाने के लिए या उनका वेग जो होता है उसके लिए ये काम में आते हैं। ये सभी
नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ है। कौन? जैव उत्प्रेरक। देखिए क्या होता है इसमें, देखो सेकंड पॉइंट आता है इसका, वो है जैव उत्प्रेरक। इनको हम एंजाइम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंजाइम। ठीक है। क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर जितनी भी जैविक क्रियाएं हैं, शरीर के अंदर की क्रियाएं, उन अभिक्रियाओं या क्रियाओं के वेग को परिवर्तित करने के लिए जो उत्प्रेरक काम में लिए जाते हैं उन्हें जैव उत्प्रेरक कहा जाता है। और ये जैव उत्प्रेरक सामान्य रूप से अपन एंजाइम बोलते हैं। ठीक है। और एंजाइम जो होते हैं ये नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ कहलाते हैं। चलिए देखो क्या कहते हैं कि शरीर में होने वाली विभिन्न जैव रासायनिक, कौन सी? जैव रासायनिक क्रियाओं के वेग को परिवर्तित करने के लिए जो उत्प्रेरक प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जैव उत्प्रेरक या एंजाइम कहा जाता है। क्या कहते हैं? जैव उत्प्रेरक या एंजाइम कहते हैं। तो शरीर में कई ऐसे एंजाइम हैं जो हमारे लिए आवश्यक होते हैं क्रियाओं के वेग को परिवर्तित करने में। और ये सारे एंजाइम जो होते हैं ना, ये हम बोलते हैं इनको एंजाइम। क्या काम आते हैं? इसको क्या बोलते हैं? तो ये नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है। क्या होते हैं? नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। अब कैसे हैं? तो जैसे मान लो इसमें हमारे शरीर के अंदर जैसे यूरिया बनती, तो यूरिया का अपघटन करना है तो यूरिया का सूत्र याद रखिएगा। यूरिया का सूत्र होता है NH2C डबल बॉन्ड O NH2। ये है यूरिया जो खाद के रूप में काम में ली जाती है। ठीक है ना? क्या है ये? यूरिया। अब इस यूरिया का जल अपघटन करना है तो इसके जल अपघटन के लिए जो एंजाइम काम में लिया जाता है उसको यूरिएज एंजाइम कहते हैं। देखो एंजाइम का नामकरण जो होता है ना, वो कैसे होता है कि आप जो क्रियाकारक ले रहे हो उस क्रियाकारक के नाम के पीछे एज शब्द का उपयोग किया जाता है। जैसे ये यूरिया था तो यूरिया के नाम के पीछे एज शब्द का उपयोग किया तो ये बन गया यूरिएज एंजाइम। ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे? जल अपघटन। देखो क्या करना है, एक हाइड्रोजन इसके साथ जोड़ दो और एक हाइड्रोजन इसके साथ जोड़ दो। ठीक है। तो ऑक्सीजन इससे जुड़ जाएगी, किसके साथ? ये यूं बताना है, ऑक्सीजन जुड़ेगी इससे तो ये बन जाएगा CO2 और 2 H है, एक इधर एक है तो इधर आ जाएगा 2NH3 प्लस क्या बनती है? CO2 गैस बनती है। क्या बनती है? CO2 गैस। तो ये यूरिया का अपघटन हो गया। ठीक है। और एक अभिक्रिया जैसे इसमें और दी गई है वो है माल्टोज। माल्टोज शर्करा होती है, माल्टोज। अब इस माल्टोज शर्करा का जब अपन अपघटन करते हैं, क्या करते हैं? अपघटन, तो ये परिवर्तित होता है ग्लूकोज में। इसमें परिवर्तित होते हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज, आपने नाम सुना होगा। कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं, प्रकाश संश्लेषण में जो ग्लूकोज बनता है उसके आधार पर बताया गया। तो ये माल्टोज शर्करा, ये तो हमारे शरीर में क्रिया होती है। अब इस माल्टोज का अपघटन करते हैं, ये ग्लूकोज में बदल रहा है तो इसमें एंजाइम क्रियाकारक कौन है? माल्टोज। तो इसके नाम के पीछे एज जोड़ेंगे ना तो ये कौन सा एंजाइम हो जाएगा?
माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में ये प्रक्रिया संपन्न होती है। तो जैव उत्प्रेरक मतलब क्या होता है? जैव रासायनिक क्रियाओं में अभिक्रिया का वेग जिसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है उसे ही हम जैव उत्प्रेरक कहते हैं। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, और अब हम लेते हैं इसमें कि उत्प्रेरक जो होता है, उत्प्रेरक की क्रिया को प्रभावित किस प्रकार से किया जा सकता है, उत्प्रेरक की क्रिया को प्रभावित कैसे करते हैं। तो इसमें 2 पॉइंट आते हैं। इनको एक साथ लेंगे अपन, जैसे धनात्मक और ऋणात्मक था वैसे, ठीक है ना। और बोर्ड में ये सवाल आ सकता है इसका कि उत्प्रेरक की क्रिया को प्रभावित किस प्रकार से किया जा सकता है। देखिएगा, उत्प्रेरक की क्रिया को प्रभावित करना कैसे करते हैं। तो इसमें 2 नाम आते हैं। पहला आता है, ध्यान दीजिएगा, उत्प्रेरक वर्धक, उत्प्रेरक वर्धक, ठीक है। और दूसरा आता है उत्प्रेरक विष। क्या नाम आता है? उत्प्रेरक विष। विष मतलब जहर हो गया एक तरह से, ठीक है। अब ये 2 भाग हैं अपने पास, उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक विष। तो उत्प्रेरक वर्धक मतलब अभिक्रिया जब शुरू होती है तो अभिक्रिया में जैसे ही हम उत्प्रेरक मिलाते हैं तो उस उत्प्रेरक के साथ में ऐसा पदार्थ मिला दो जो उस उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को क्या कर दे? बढ़ा देता है, ठीक है। तो देखिए आप, इसमें हम क्या करेंगे, रासायनिक अभिक्रिया के मिश्रण में उत्प्रेरक के साथ ऐसा पदार्थ मिलाया जाए, ऐसा पदार्थ मिलाया जाए जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता बढ़ाता है, उत्प्रेरक की क्रियाशीलता बढ़ाता है। क्या करता है? बढ़ाता है। क्या कहलाएगा? उत्प्रेरक वर्धक कहलाता है, उत्प्रेरक वर्धक कहलाता है। अब ये कह रहा है उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाना उत्प्रेरक वर्धक है, तो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को जो कम करेगा उसे क्या कहेंगे? उत्प्रेरक विष। तो इसकी परिभाषा भी ये लिखेंगे इस तरह से कि रासायनिक अभिक्रिया में या रासायनिक अभिक्रिया के मिश्रण में उत्प्रेरक के साथ ऐसा पदार्थ मिलाया जाए, ऐसा पदार्थ मिलाया जाए जो क्या करता हो? उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को क्या करता है? कम करता है। क्या कहलाएगा? उत्प्रेरक विष कहलाता है। अब इसमें क्या करेंगे हम कि अभिक्रिया यहां बताना है क्रियाशीलता को कम और यहां क्रियाशीलता को बढ़ाना, ठीक है। ऐसी अभिक्रिया लेंगे एक ही जिसमें हम दोनों को प्रदर्शित कर सके। देखिए, जैसे एग्जांपल है कि N2 + 3H2। अब समीकरण सीधे संतुलित करके लिखिए। यहां लिख दिया 2NH3। ये गैस और ये भी कौन सी है? गैस। और अब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की क्रिया से अमोनिया बन रही है, ठीक है। इसे हम हैबर प्रक्रम भी कहते हैं, हैबर प्रक्रम द्वारा अमोनिया का निर्माण, ठीक है। इसमें जो उत्प्रेरक काम में लिया जाता है वो है मुख्य रूप से कौन सा? आयरन। लेकिन हम इस आयरन के अंदर एक धातु मिलाते हैं उत्प्रेरक के रूप में, जैसे
MO, ये है, देखो Fe तो है उत्प्रेरक और MO मतलब होता है मॉलिब्डेनम, धातु है मॉलिब्डेनम, ये यहां पर काम करती है उत्प्रेरक वर्धक का। यानी ये अभिक्रिया के अंदर आयरन जो है, आयरन, ये क्या है आयरन, Fe, आयरन की क्रियाशीलता को बढ़ाना हो अगर, तो इस अभिक्रिया के अंदर मॉलिब्डेनम मिला दो तो वो इसको क्या करता है, वेग को या क्रियाशीलता को बढ़ाता है। अब इसी क्रिया में अगर यही क्रिया है, देखो विष के अंदर क्या आती है N2 प्लस 3H2 और उत्पाद बन गया जैसे अमोनिया बनी, है ना, ये गैस ये गैस ये गैस। अब इसमें उत्प्रेरक तो सेम ही है, कौन सा, आयरन, उत्प्रेरक तो हमारे पास है Fe, आयरन है, लेकिन इसमें उत्प्रेरक विष जो होगा, क्या लेना है उत्प्रेरक विष, वो इसके अंदर हमने मिला दी CO मतलब है यहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। अगर आप इसके अंदर इस रिएक्शन में कार्बन मोनोऑक्साइड मिला दोगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड आयरन की क्रियाशीलता को क्या कर देगी, कम कर देती है, ठीक है। तो ये इसमें ध्यान रखना है, प्रभावित करना, प्रभावित मतलब ऐसे पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं उन्हें हम कहते हैं उत्प्रेरक वर्धक, और ऐसे पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम करते हैं उन्हें कहा जाता है उत्प्रेरक विष। ये दोनों उदाहरण आपको याद रखने, ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, और इसके बाद इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, उत्प्रेरक जो होते हैं उत्प्रेरक के गुण क्या होंगे, तो 2-3 गुण आपको ध्यान में रखने हैं विशेष तौर पे कि उत्प्रेरक क्या करता है। जैसे अभी अपन ने पढ़ा है, सबसे मेन पॉइंट तो था उत्प्रेरक का काम क्या था, अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करना। देखिए उत्प्रेरक के गुण, ये जनरली ध्यान रखिएगा। तो पहला है अभिक्रिया वेग को क्या करना, परिवर्तित। अभिक्रिया का जो वेग है उसको ये क्या करेगा, परिवर्तित। अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने का भी काम कर सकता है और घटाने का भी, लेकिन ध्यान रखिएगा ये अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करता, यानी अभिक्रिया इसके द्वारा प्रारंभ नहीं होती। इसमें तो ये दिया हुआ है कि अभिक्रिया जो होती है वो इसके द्वारा प्रारंभ नहीं होती है, लेकिन अभिक्रिया के वेग को ये परिवर्तित कर सकता है। दूसरा, उत्प्रेरक की सूक्ष्म मात्रा, एकदम सूक्ष्मतम मात्रा उपयोग में ली जाती है। बहुत ही सूक्ष्म मात्रा हम इसके अंदर लेते हैं जो अभिक्रिया के लिए बहुत ज्यादा क्या होती है, क्रियाशील मानी जाती है। ज्यादा मतलब ऐसा नहीं है कि ज्यादा पदार्थ ले लो, प्रेरक मतलब बहुत ही कम मात्रा के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा, ताप बढ़ाने पर इसकी क्रियाशीलता बढ़ती है। अगर कोई अभिक्रिया चल रही है ना, और अभिक्रिया उत्प्रेरक मिलाने के बाद भी अगर थोड़ी सी धीमी रहती है तो उस समय आप क्या करो, अभिक्रिया का ताप बढ़ा दो। ताप बढ़ाएंगे तो उत्प्रेरक जो होता है वो उस ताप के कारण क्या हो जाएगा, अधिक क्रियाशील हो जाता है, ठीक है। और चौथा इसका सबसे मेन पॉइंट है वो है इसकी विशिष्ट प्रकृति। क्या नाम लेते हैं, विशिष्ट प्रकृति। ये मैं आपको केवल इसके मुख्य गुण बता रहा हूं। विशिष्ट प्रकृति का मतलब ये होगा कि एक उत्प्रेरक एक ही अभिक्रिया के लिए प्रयुक्त हो सकता है। इसमें ये याद रखना है कि एक उत्प्रेरक केवल एक ही प्रकार की क्रिया के लिए
प्रयुक्त होता है या प्रयुक्त होगा। इसका कारण ये है कि अगर आपने जहां पर उत्प्रेरक, हमें पता है जैसे अभी ली थी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की क्रिया से हमने अमोनिया गैस बनाई, ठीक है। अब उसमें उत्प्रेरक हम क्या ले रहे हैं, आयरन। आयरन के स्थान पर आपने कोई दूसरी धातु ले ली, जैसे कॉपर है या जिंक है, ऐसा कोई ले लिया, तो वहां उत्प्रेरक चेंज किया ना, तो चेंज करने पर यह हो जाएगा कि जो अभिक्रिया के अंदर हमें उत्पाद चाहिए वो उत्पाद हमें प्राप्त नहीं होगा, अभिक्रिया कहीं और किसी दूसरी दिशा के अंदर परिवर्तित हो जाती है। इसलिए कहते हैं कि एक अभिक्रिया के लिए हमें केवल एक ही उत्प्रेरक काम में लेना। तो ये उत्प्रेरक के कुछ महत्वपूर्ण गुण है, जिसमें ये वेग, सूक्ष्मतम मात्रा, ताप और विशिष्ट प्रकृति के बारे में, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो आज अपना ये चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं और कौन सा, उत्प्रेरक, समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नए चैप्टर के बारे में। धन्यवाद।